जो ये सशक्त उत्तराखंड आप लोग तमाम जो प्रोमिसेस कर रहे हैं आम जनता से, उसको आप डिलीवर भी कर पाएंगे? बट डिपार्टमेंट की अपनी एक स्पीड है ना, नेचुरली आप पॉलिसी बना देंगे, अल्टीमेटली आपको काम तो डिपार्टमेंट के साथ करना है। तो जब वो डिपार्टमेंट में वो उतनी तेजी से उसको डिलीवर करना नहीं चाहेगा, तब आप लोगों की प्लानिंग क्या? हम सरकार का एपेक्स थिंक टैंक है कि हमारे विचार में पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार में क्या कोलैबोरेशंस होने चाहिए। तो ये एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है उत्तराखंड का, वो पहाड़ का वो किसान है जो खेत पे काम कर रहा है। उससे ज्यादा नॉलेज किसी भी दुनिया के कितने भी समझदार व्यक्ति को उसको नहीं हो सकती, जो मैं समझता हूँ। वो एक बड़ी अच्छी बात कहता है, वो कहता है सरकार 2-3 साल तक हमारी खेती का रिस्क बेयर करे और उस 3 साल में जो आपने कहा वो सपोर्ट देने की बात, वो सारा सपोर्ट हमें दे, हम उस स्थिति पे आके खड़े हो जाएं और सारे लोग खेती करने लगे। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब पोटेंशियल है अगर हम उसको ठीक से करें तो। राजशेखर जी, मैं ना बड़े ऑप्टिमिज्म से आपके साथ बात कर रहा हूँ, हाँ। बट मैं वो रियलिटीज आपके सामने रख रहा हूँ जो मैं रात दिन ग्राउंड में जाके बिल्कुल है ना। आपको ये सारी बातें आपने खुद रियलाइज की, आप ग्राउंड में जाके देखी, या आपने इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े उठा लिए और आपको ये आभास हो गया कि नहीं हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है? आईटी इंडस्ट्री की हमारे पास कोई विशेष इस वक्त पॉलिसी नहीं है, विच शुड बी देयर। आपके पास आईटी पार्क तो है? आईटी पार्क तो जरूर है हमारे पास। आप कभी घूमे उसमें आईटी पार्क में? मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। आईटी पार्क में मैं जितना देखा हूँ तो उतनी आईटी कंपनीज तो है नहीं यहाँ पर, वो हम सभी जानते हैं। उतनी क्या, कितनी भी नहीं तो है। तो मैं मुझे ये बताइए, बिकॉज अब तो आपने इतना सब देख लिया, उत्तराखंड में कोई भी निवेशक निवेश क्यों करे? उत्तराखंड को लेके बहुत गुडविल है, सदाशयता बहुत है, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे नीति आयोग हो, केंद्र के कई मंत्रालय हो, सचिव हो, इवन कॉर्पोरेट इंडिया, चाहे मिस्टर कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे आनंद महिंद्रा जी हो, तो ये सबके अंदर बड़ी गुडविल है। दे ऑल वांट टू डू समथिंग फॉर उत्तराखंड, और ये गुडविल उत्तराखंड के ऊपर। मुझे लगता है बाकी जगह तो उनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन पुण्य यही काम करके मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे सशक्त उत्तराखंड कैसे बनेगा। हम बात करेंगे उत्तराखंड में निवेश क्यों आना चाहिए। हम बात करेंगे पहाड़ की खेती को कैसे बचाया जाए, कैसे फायदेमंद बनाया जाए। हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश आएगा तो कितने रोजगार पैदा होंगे, क्या आने वाला समय उत्तराखंड का है, और साथ ही साथ किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत इस राज्य को है ताकि वो सशक्त उत्तराखंड की दिशा में आगे बढ़ पाए। और 2027 तक जो हम अपनी जीडीपी को दोगुना करने की बात कर रहे हैं, यानी 5 लाख करोड़ को पार करने की बात कर रहे हैं, क्या ये मुमकिन है या महज एक सपना है? इस पर बात करने के लिए हमने बहुत ही खास मेहमान को देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आमंत्रित किया है। राजशेखर जोशी साहब, आपके बारे में मैं पहले बता दूं, आप देवीधुरा के किमार गांव के रहने, वहां आपका जन्म हुआ है, नैनीताल से आपने पढ़ाई की है, आईआईटी रुड़की से कंप्यूटर साइंस में आपने ग्रेजुएट किया। दुनिया की दिग्गज कंपनियों में, खासकर अगर मैं इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में, आपने वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और अब उत्तराखंड में एक सेतु आयोग है, जैसे दिल्ली में नीति आयोग है भारत सरकार का, वैसे ही राज्यों में सेतु आयोग है जो उत्तराखंड में पॉलिसी मेकिंग, रिफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा है, उसके आप उपाध्यक्ष हैं। बहुत धन्यवाद। तो पहले तो अच्छा ये लगता है कि कोई उत्तराखंडी यहाँ से निकल कर और इतनी बड़ी जगहों पे काम कर फिर वापस ईश्वर की कृपा से उसे अपने राज्य में काम करने का मौका मिल जाता है। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, जैसे आपने ठीक कहा कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ और ग्रेजुएशन भी यहीं से किया। उसके बाद करीबन 35 वर्ष कॉर्पोरेट सेक्टर में रहा, तो कहीं ना कहीं पर एक मन में विचार आता है कि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ किया जाए। अब हम अपनी मातृभूमि की सेवा कई तरीके से कर सकते हैं, आप भी एक तरीके से कर रहे हैं। तो हमें लगा कि अगर इसको हमें करना है तो हमें यही समय है, और हम अपने जो हमारे विचार हैं, जो हमारे नेटवर्क है, जो हमारे एक सोच है, उस दृष्टि है, उसके जरिए जो है उत्तराखंड में ये सेतु आयोग की जब मेरे पास एक तरीके से अवसर आया, इसको लीड करने का एक सौभाग्य मिला, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा अवसर हो नहीं सकता। और यानी आपके मन में था कि वापस उत्तराखंड जाना है?
मैं इस चीज़ को कभी वापस उत्तराखंड से जुड़ना और उत्तराखंड के लिए हम कितना कर सकते हैं, ये मेरे मन में था। क्योंकि आजकल तो देखिए जो है अपनी आदमी कहीं पर भी रह सकता है। मैं उत्तराखंड में भी रहता हूँ, काफ़ी समय यात्रा भी करता रहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारी जो नीति है, हमारी जो विचार है, वो बहिर्मुखी होना चाहिए, जिसको कहते हैं आउटसाइड इन अप्रोच। जो है कि हम यहाँ की अपनी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करें, स्टडी करें और हम बाहरी दुनिया को कैसे जोड़ सकें। तो इसके लिए मैं काफ़ी यात्रा भी करता रहता हूँ। और लेकिन उत्तराखंड में आके अपना पूरा करियर मैंने सोचा कि अभी नेक्स्ट फेज शुड बी नाउ डिवोटेड टू द सर्विस ऑफ माय होम स्टेट। दैट वाज माय व्यू। अब दूसरा सवाल ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में साहब बड़ा डिफरेंट होता है। तो 1 साल आपको हो गया, तो ये अनुभव कैसा रहा आपका? मैं ये कहूँगा कि दोनों सेक्टर अलग अलग हैं, तो एकदम सीधे सीधे तुलना करना तो बड़ा कठिन है। क्योंकि जब हम कॉरपोरेट सेक्टर में होते हैं तो हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक हमारी कस्टमर होता है, एक तो उसको हम सर्विस करते हैं, बड़ी तेज़ी से हम मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक। लेकिन जब राज्य की बात आती है तो राज्य विशाल होता है। अकेले उत्तराखंड में ही, हम उत्तराखंड सरकार में कहें तो 66 विभाग हैं, और इसमें से अनेक ऐसे विभाग हैं जो तो आप देखिए, तो इतना एक राज्य को तो सबके लिए देखना है। तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे यही सिटीजन हैं, हम उन्हीं के लिए देखेंगे, हम पहाड़ के लिए देखेंगे या हम ज़मीन या मैदानी इलाकों के लिए देखेंगे। तो राज्यों में जो कार्य और नीति निर्माण होता है उसमें हमेशा एक जटिलता तो रहेगी। दूसरा चीज़ क्या है कि राज्य में जो भी काम करना है वो तालमेल और कंसेंसस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी होता है नीतियों में। तो पूरी पूरी तुलना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये अवश्य है कि एक आजकल बड़ी एक ट्रेंड है और उसके ऊपर मेरा एक लेख भी आ रहा है कि किस तरीके से जो राज्य सरकार के काम हैं उनको किस तरह के जो आजकल मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, कॉरपोरेट लीडरशिप के प्रिंसिपल्स हैं, एक आजकल हम कहते हैं कि ये युग, परिवर्तनशील युग में एक स्पीड, एक मिशन, उसको कैसे लाया जाए, इसमें लगता है इसकी बहुत संभावनाएं हैं। दोनों में ज़रूर एक मुझे लगता है कि उन सिद्धांतों को यहाँ यूज़ करने का और और उस तरीके से सरकार की फंक्शनिंग को हम कैसे और बेहतर बना सकें, इसका बहुत स्कोप है। तो अभी आप कॉन्फिडेंट हैं? पिछले 1 साल में वो आत्मविश्वास आया है आपको स्टेट गवर्नमेंट में काम करके कि साहब जो ये सशक्त उत्तराखंड आप लोग तमाम जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं आम जनता से, उसको आप डिलीवर भी कर पाएंगे? मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हुई हैं और काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इस परिवर्तन के साथ बाधाएं भी आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं उससे हम कई क्षेत्रों में, जो सेतु आयोग की एक परिकल्पना है कि हम किन किन क्षेत्रों में हम परिवर्तन ला सकें, उस दिशा में अवश्य हम काम कर पाएंगे। दूसरा ये है कि इसके अलावा मैं भी समझता हूँ कि राज्य सरकार को कई चीज़ों में एक थोड़ा सा हमको और भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ मिक्स्ड बैग एज ऑलवेज। ओके, बट डिपार्टमेंट की अपनी एक स्पीड है ना, नेचुरली आप पॉलिसी बना देंगे, अल्टीमेटली आपको काम तो डिपार्टमेंट के साथ काम करना है। तो जब वो डिपार्टमेंट में वो एक्सेल नहीं होगा, स्पीड नहीं होगी, या वो उतनी तेज़ी से उसको डिलीवर करना नहीं चाहेगा, तब आप क्या करने की, मतलब तब आप लोगों की प्लानिंग क्या है? बिकॉज आपने कोई लिमिटेड टाइम फ्रेम रखा होगा कि साहब ये पॉलिसी है, हम इस पॉलिसी को इस समय तक लागू करेंगे और इस पॉलिसी से हमें इस समय तक ये आउटकम आना चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट को कितनी एग्रेसिवली आप ग्राउंड में उतार सकें। ये कैसे मुमकिन कर रहे हैं आप? इसके लिए मैं थोड़ा सा एक पहले आपको बताऊंगा कि सेतु आयोग का उद्देश्य क्या है और इसकी कार्यप्रणाली क्या है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम ये कहेंगे कि हम पॉलिसी बना रहे हैं और किसी को उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। पॉलिसी तो एक कलेक्टिव व्यू है सरकार का, और सत्य बात है कि पॉलिसी सरकार बनाती है। नीति आयोग या केंद्र में या सेतु आयोग राज्य में हम पॉलिसीज़ नहीं बनाते। हम सरकार का एपेक्स थिंक टैंक हैं कि हमारे विचार में पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार में क्या कोलैबोरेशंस होने चाहिए। तो ये एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। नंबर 2, दूसरी चीज़ ये है कि हम हमेशा ये समझते हैं, ये मेरा बड़ा स्पष्ट विचार है कि सरकार का एक काम करने का तरीका होता है कि कोई पॉलिसी बनाएगा, कोई इम्प्लीमेंट करेगा, कोई सोचेगा, कोई क्रियान्वित करेगा। मुझे लगता है कि आधुनिक मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता, क्योंकि आज की तारीख में ये एक टीम वर्क है और टीम वर्क में साथ मिलकर काम करना है। इसलिए जो भी जिस भी विषय पर, जैसे कृषि में हम बहुत काम कर रहे हैं,
तो हम कृषि विभाग के साथ काम कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम पॉलिसी अलग से बना रहे हैं और फिर कृषि विभाग उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा। अगर मैं पॉलिसी बनाऊंगा, अगर सेतु आयोग पॉलिसी बनाएगा, तो कृषि विभाग उसको इम्प्लीमेंट करने में आप एक्सपर्टीज तो दे रहे होंगे ना, एज ए थिंक टैंक। यस, आप लोग एक्सपर्टीज तो दे रहे होंगे, ये कर लीजिए, यहाँ ये कर सकते हैं, यहाँ ये कर सकते हैं। नहीं, हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखते हैं। हम कह रहे हैं कि हम एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है जिसमें सेतु आयोग की भी टीम है और कृषि विभाग की भी टीम है, और दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बड़ा स्पष्ट है, सो कि देयर इज अ टीम वर्क। कल कहीं ये ना हो कि ये इन्होंने बनाई उन्होंने बनाई पॉलिसी, ये चीज़ नहीं रहती है। तो एक कोलैबोरेशन। और मैं आपको बता दूं कि सेतु आयोग के काम करने के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। नंबर 1 इज कोलैबोरेशन। हम ये समझते हैं कि कोई भी जो है विचार या नीति है, आज की तारीख में कोलैबोरेशन के बिना संभव नहीं है। ठीक बात है। और कोलैबोरेशन कहने में बड़ा आसान लगता है, बट होता नहीं है उतना आसान करना। और कोलैबोरेशन किस तरह का? कोलैबोरेशन विद इन द स्टेट। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रदेश के बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IIT रुड़की, GV पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर, या IIM काशीपुर, इनको भी हमको जोड़ना है और प्रभावी रूप से जोड़ना है। काम तो ये लोग कर रहे हैं। कोलैबोरेशन विद इन द स्टेट, कोलैबोरेशन विद यूनियन गवर्नमेंट, कोलैबोरेशन विद कॉरपोरेट्स। क्योंकि ये सत्य बात है, इस बात को वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि आधुनिक जो विकास के जो चैलेंज हैं, समाज के या आर्थिक व्यवस्था के जो चैलेंज हैं, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर की बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज़ है, मैनेजमेंट है, मार्केट्स हैं और एक रिसोर्सेज भी हैं। उनकी भी जिम्मेदारी है कि समाज आगे बढ़े। तो कोलैबोरेशन विद कॉर्पोरेट सेक्टर, कोलैबोरेशन विद यूनियन गवर्नमेंट, एज आई सेड, मैं तो केंद्र सरकार में लगभग सभी विभागों से, सचिवों से मेरा मिलना जुलना रहता है, नीति आयोग से रहता है। देश के जितने बड़े कॉर्पोरेट हैं, चाहे टाटा ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो, रिलायंस हो, इसके अतिरिक्त जो है महिंद्राज हो, वो सब हमारे साथ काम कर रहे हैं इस समय। और अशोक लीलैंड, हिंदुजा ग्रुप के साथ भी मेरी बातचीत शुरू हुई है। तो इनको कैसे कोलैबोरेट करना, इवन बिल गेट्स फाउंडेशन है या बड़ी बड़ी जो ट्रस्ट हैं, वर्ल्ड बैंक है, इन सब के साथ कैसे कोलैबोरेट करना। तो कोलैबोरेशन इज़ अ वेरी एसेंशियल थीम फॉर सेतु आयोग, नंबर 1। सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि बिना टेक्नोलॉजी का प्रयोग किए आधुनिक विकास के जितने भी चैलेंजेस हैं वो किसी भी तरीके से आप पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम जटिल हो गया है, लोग बहुत बढ़ गए हैं, कई योजनाएं चल रही हैं, कई तरह की आपको मॉनिटरिंग करनी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टेक्नोलॉजी। सो कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी। तीसरा हमारा सिद्धांत है इम्प्लीमेंटेशन। हम ऐसी कोई भी चीज़ पर काम नहीं करते विभागों के साथ जिसको हम क्रियान्वित साथ मिलकर ना करें, तो हम उनके साथ मिलकर उसका क्रियान्वयन भी करते हैं, क्योंकि काम तो उनको करना है ग्राउंड पर, लेकिन प्रोजेक्ट प्लान कैसे होगी, मॉनिटरिंग हम क्या करेंगे, किन बिंदुओं पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, हम किस तरीके से इस प्रोग्राम की सफलता, क्योंकि जितना ही मजबूरी प्रोग्राम होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसको मॉनिटर करना होता है, नहीं तो प्रोग्राम की अपने टाइम पर पूरा होगा नहीं। और क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन की जो हमारे पास एक स्ट्रेंथ है कि मॉडल कैसा होना चाहिए, उस पर हम विभागों के साथ काम करते हैं। और तीसरा मैंने कहा गवर्नेंस। गवर्नेंस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करें उस समय पर पूरा हो, उस पर सही फंडिंग सही समय पर हो, किन किन चीज़ों पर हम पैरामीटर्स पर हम उसको मॉनिटर कर सकें। तो ये सारी एक्सपर्टीज़ भी सेतु आयोग के पास। चार आपने, तो ये चार हमारे मैंडेट हैं। और इस तरीके से जब हम, मुझे ये लगता है कि जब से हम जिन विभागों के साथ हम काफ़ी काम कर रहे हैं, उन विभागों के साथ हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो साथ मिलकर काम करने में ये होता है कि पॉलिसी भी हम सबकी है, इम्प्लीमेंटेशन भी हम सबका है, तो उसके जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस तरीके से राजशेखर जी, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आप इस तरह से इसको ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि साहब सेतु आयोग ही सब कुछ कर रहा है। ये अच्छी बात है कि आपने कहा नहीं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, एक जॉइंट एफर्ट है। चलिए हम खेती से ही शुरू कर लेते हैं। आपने कहा बिकॉज एग्रीकल्चर मेन स्टे है उत्तराखंड का, और आप सशक्त उत्तराखंड तब तक नहीं बना सकते मुझे लगता है जब तक आपका ये सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो है वो आपका कंट्रीब्यूट ना करे। अब हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं पहाड़ की खेती की बात करता हूँ। अब वो कहेगा साहब सेतु आयोग के अधिकारियों से ये कहिए कि हमारे खेत में बंदर परेशान कर रहे हैं, सूअर परेशान कर रहे हैं, शॉल परेशान कर रहे हैं, खरगोश परेशान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी के लिए भी तेंदुए थ्रेड बन गए हैं। वो कहेंगे लाइए साहब इसका सोल्यूशन लाइए, तब हम वापस खेती करेंगे। आप लोगों ने क्या सोचा है? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि कृषि जो है वो हमारा सबसे बड़ा फोकस एरिया है। उत्तराखंड की लगभग 50% जनता खेती पर निर्भर है। हमारे GDP का मात्र 9% लगभग खेती से आता है। राष्ट्रीय एवरेज 16-17% है। इसका मतलब हम नेशनल एवरेज का भी लगभग आधा है।
दैट मीन्स आवर, और ये गिरते जा रहा है। और ये गिरते जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि हमारी एग्रीकल्चर जो है बाय एंड लार्ज इज अनप्रोडक्टिव, जो है उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बहुत लो और दूसरा कहें हमारा फोकस भी नहीं है। मैं ये तो खैर नहीं कहूँगा हमारा फोकस नहीं है। नहीं, अगर फोकस होता तो उसका कंट्रीब्यूशन इतना नीचे नहीं आ जाता। अब मैं इसके क्या कारण रह गए उसके ऊपर तो चर्चा करना मेरा इस वक्त, मैं ज़्यादा उस पर नहीं कहूँगा। मैं तो आज की स्थिति की बात करूँगा और हम क्या कर सकते हैं। Agree. तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारी एग्रीकल्चर बड़ी अनप्रोडक्टिव है बाय एंड लार्ज। अब उस दिशा में हमारे कई कदम हमने उठाए हैं। पहला कदम तो यह है कि जो हमें स्पष्ट लगता है कि उत्तराखंड लैक्स अ कॉम्प्रहेंसिव सप्लाई चेन। हमारे पास सप्लाई चेन भी नहीं है कोई। मैंने सप्लाई चेन की जब मैं बात करूंगा, इसका अर्थ यह है कि हमारे पास बड़े खरीदार हों जो सिर्फ ना यहाँ से प्रोक्योरमेंट करें बल्कि इसके अलावा किसानों के साथ काम करें। राजशेखर जी, ये तो एक सेकंड पार्ट है। हाँ। मैं एक उससे पहले बिंदु मैं बिल्कुल मैं आप जो खरीदने वाला आएगा उसको वॉल्यूम्स चाहिएंगे। वॉल्यूम्स तब होंगे जब आपका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी होगी। ये तब होगा जब बड़े पैमाने पे फार्मर्स अपने खेतों पे काम करेंगे। तो पहले तो हमें ये 3 दृष्टिकोण पे काम करना होगा। ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो हम उसके बाद लेके आएंगे। ये प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी और ज़्यादातर फार्मर्स खेती की तरफ लौटे, उस पर हमारा क्या सोचना है? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि उसको शायद मैंने क्वालिफाई किया था कि आई कॉल इट अ कॉम्प्रहेंसिव सप्लाई चेन। इट इज़ नॉट जस्ट प्रोक्योरमेंट। एक्चुअली ये शुरू होगा कि सप्लाई चेन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप कोई भी काम करना चाहें उसके लिए आपके पास मार्केट होनी चाहिए। अगर बिना कोई उसकी कोई मार्केट नहीं है, हम बिना मार्केट का मज्यूम करके चलें तो वो चीज़ का कोई जाती नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी बिजनेस करने से पहले यू हैव टू फोकस ऑन द कस्टमर, कि आपके पास कोई कस्टमर है जो आपकी सर्विस की पेमेंट कर सकता है, तब तो आप बिजनेस भी करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। तो हमारे कहने का अर्थ ये है, मैं आपके बिंदु पर आऊँगा कि पहले जो है ये ज़रूरी है कि हम बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिसके साथ मैं अभी उस पर आऊँगा भी कि कौन से हम क्या बात कर रहे हैं, कि वो हमारे कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो ले सकते हैं। उसके बाद बात आई कि वो सिर्फ ना प्रोक्योर करें बल्कि बल्कि हमारे फार्मर्स के साथ, किसानों के साथ काम करें, उनकी प्रैक्टिसेस को देखें, उनके यहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज भी हमारे किसान जो है, कुछ किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा भी ये नहीं है। पहाड़ में बहुत अच्छे अच्छे किसान भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ समस्या ये है कि वो स्केल्ड अप नहीं है। आइसोलेटेड बड़े बड़े अच्छे उदाहरण हैं लेकिन बड़े स्तर पर नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है जैसे आपने कहा। तो इसके लिए हमने कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टाटा कंज्यूमर के साथ बात बहुत ही आगे पहुंच चुकी है। लगभग हम MOU साइन करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र, कि हमने 5 प्रोडक्ट बड़े स्तर पर आइडेंटिफाई किए हैं जिसके पर वो बड़ा प्रोक्योरमेंट। आप नाम बताइए ना थोड़ा हमें। जैसे राजमा है, ओके, इसके अतिरिक्त शहद है, और लाल चावल है, और सी बकथॉर्न तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइज स्तर पर, बट दैट इज़ ऑल्सो इन द लिस्ट विच इज़ देयर। और तो ये 3 4 5 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं। मिलेट्स हैं जिसके पर वो लार्ज स्केल हमसे प्रोक्योरमेंट इन प्रिंसिपल एग्री करेंगे। तो न सिर्फ प्रोक्योरमेंट करेंगे बल्कि इसके अतिरिक्त तो हमारे किसानों के साथ काम करेंगे और उनकी प्रोडक्टिविटी को देखेंगे और उनको जो है किस तरीके से, क्योंकि प्रोडक्टिविटी रातों रात नहीं बढ़ती है, कुछ तो प्रोड्यूस अभी हो ही रहा है, उससे शुरुआत करेंगे कहीं से। क्योंकि आज की तारीख में लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि भाई कुछ हमारे पास खरीदार है कि नहीं है, या हम उन्हें खाली कह रहे हैं कि आप सुधरते जाओ बस, मार्केट तो है नहीं। तो हम अगर उन्हें मार्केट उनके सामने रखेंगे, इसके अलावा वो किसानों के साथ काम करने वाले हैं, उनको एडवाइस देना, क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उत्तराखंड बनने के बाद से 2 लाख एकड़ से ऊपर की ज़मीन जो है वो फैलो लैंड हो चुकी है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ लैंड विच हैज़ गॉट एबंडेंट, जहाँ एग्रीकल्चर हो सकता है लेकिन खेती छोड़ दी गई है। तो वो एक पोटेंशियल है। जब मेरी बात हुई टाटा के साथ, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ वॉल्यूम तो बड़ा कम है। मैंने कहा हम आज का वॉल्यूम देख के ना चलें, हम ये देख के चलें कि व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी। तो जब पॉसिबिलिटी एनालाइज की तो लगता है बड़ी है, क्योंकि आज की तारीख में आप कुछ खरीदेंगे लेकिन उसके बाद अगर आपकी फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, किसानों में टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जो ज़मीन खेती के लिए छोड़ दी गई है उसको अगर वापस हम खेती में लाना चाहें, देन वी कैन सडनली स्टार्ट सीइंग वॉल्यूम्स। निवेश कौन करेगा? देखिए, निवेश आता है मार्केट से। एक तो यह है कि जब मार्केट सामने आएगी तो अपने आप जो है, देखिए मैं मानता हूँ आपको, बट टाटा उत्तराखंड में क्यों आएगा? उसके पास 50 मार्केट है, वो दूसरे मार्केट में जाएगा जहाँ पर उसके लिए लॉजिस्टिक आसान है, उसको फायदा ज़्यादा मिलेगा। भाई कोई भी आएगा सर, ये तो आप भी जानते हो, पैसा कमाने के लिए आएगा। वो हम पे कोई वो नहीं करने। बहुत अच्छी बात कही आपने।
मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे जो कॉरपोरेट कोलैबोरेशंस हैं उनका बहुत अच्छा रोल है, और आ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ टाटा ऑलरेडी एग्री कर चुका है कि वो आएंगे, एमओयू बनने वाला है हमारा, लगभग फाइनलाइज्ड है कौन से प्रोडक्ट क्या वॉल्यूम रहेंगे एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट विद। तो इसके ऊपर मेरी कितनी बार बात हुई, मैंने कम से कम नहीं तो 4 बार टाटा हेडक्वार्टर्स में बात की है इसके ऊपर, हम जाके मिले हैं इस चीज़ से। ये टाटा का एग्जाम्पल है। इसके अलावा आईटीसी इज़ रेडी, आईटीसी के साथ बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है हमारा सीट्स के ऊपर। हमारी जो तराई सीट्स का कंपनी है जो कि विभाजन के समय जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का विभाजन हुआ था, तो उसको बड़ा एक, मैं तो कहूँगा कि अच्छा सा वो विभाजन उतने अच्छे से नहीं हुआ जितने होना चाहिए था। सारी लायबिलिटी तो तराई सीट्स की हो गई, मार्केट उत्तर प्रदेश में चली गई, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है। तो वी आर टॉकिंग टू आईटीसी एंड महिंद्रा बोथ कि वो सीट्स पर बड़ा काम हम कैसे कर सकें। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप के साथ हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा है, लगभग वी आइडेंटिफाइड एरियाज़ कि हम कहाँ काम कर सकते हैं। तीसरा, नाबार्ड के साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हमने किया है कि नाबार्ड हमारे, क्योंकि अब हम किसानों के साथ सीधे काम करेंगे तो किसानों के साथ इंडिविजुअल तो काम करते नहीं है, देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल एफपीओज या कोऑपरेटिव्स, हमको उनको स्ट्रेंथन करना होगा। उत्तराखंड के जो एफपीओज हैं वो अभी इतने स्ट्रांग नहीं हैं। हमारे पास 159 करीबन रजिस्टर्ड एफपीओज हैं, उसमें से लगभग 3 ही ऐसे हैं जो 3-4 ही ऐसे हैं जो 1 करोड़ के ऊपर का काम कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल। हमको अपने एफपीओज को स्ट्रेंथन करना है, हमको अपने कोऑपरेटिव्स को स्ट्रेंथन करना है। तो इसके ऊपर हमारी बहुत स्टडी, एक काफ़ी हम काम कर रहे हैं कि हम कैसे उनको स्ट्रेंथन कर सकें। तो एक तरफ हमने कहा, तो ये जो हमारी जो एक नीति है, जो देखिए विभाग अपना काफ़ी काम कर रहा है। राजशेखर जी, मैं ना बड़े ऑप्टिमिज्म से आपके साथ बात कर रहा हूँ, बट मैं वो रियलिटीज़ आपके सामने रख रहा हूँ जो मैं रात दिन ग्राउंड में जाके देखता बिल्कुल हूँ, है ना। आपको ये सारी बातें आपने खुद रियलाइज़ की, आप ग्राउंड में जाके देखी, या आपने इकोनॉमिक सर्वे के स्टैटिस्टिक्स से ये आंकड़े उठा लिए और आपको ये आभास हो गया कि नहीं हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है? बिकॉज आप पौड़ी चले जाइए, आप टिहरी चले जाइए, आप नैनीताल के ऊपर चले जाइए, आप अल्मोड़ा चले जाइए, आप बागेश्वर चले जाइए, इंडिविजुअल्स को छोड़ के वहाँ कोई अपने घर के बाहर खेतों में काम करने को तैयार नहीं। आपने बिल्कुल ठीक आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे, कैसे उनको भरोसा दिलाएंगे कि साहब आप निश्चिंत रहिए, गवर्नमेंट आपके साथ है, प्राइवेट सेक्टर आपके साथ है, हम आपको आपकी खेती को बेनिफिशियल बना के देंगे। देखिए, मैं अभी तक जो है अपने काल में लगभग करीबन 13 में से 10 जिले बड़े काफ़ी घूम चुका हूँ। मेरा ग्राम प्रधानों से, ब्लॉक प्रमुख से काफ़ी एक जो है ग्राउंड लेवल पर जाकर भी बहुत संवाद किया मैंने। और अपने यहाँ जो मेरा जहाँ से मैं आता हूँ देवीधुरा, वहाँ तो मेरा रेगुलर डायलॉग चलता रहता है। तो मुझे ये तक लोगों ने कहा कि ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि पहाड़ की खेती क्राइसिस में है, ये तो मैं खुद ही आपके सामने कह रहा हूँ, और क्राइसिस में है, और किसान जो है वो खेती छोड़ रहा है, निराश हो चुका है बाय एंड लार्ज। अच्छे सफल उदाहरण भी हैं, वो मन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े स्तर पर क्राइसिस है। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। कल के दिन आईटीसी या जितने भी बड़े आपने बताया, टाटा ग्रुप ये कहेगा राजशेखर जी ये बंधनों का और ये इन सब का प्रॉब्लम आप सॉल्व करिए, टेक्नोलॉजी तो सेकंड पार्ट हो गया। तो रियल सी एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मुझे उसका उत्तर देना। फार्मर्स इस बात से सबसे ज्यादा परेशान है। आप देवीधुरा जाएंगे और राजशेखर जी पहले हमारी इन्हें दुरुस्त कर दिया, उग बात तुम हमको बताइए करुल कबीर, हमको इनूल बड़ा परेशान कर रखा। नहीं, अब उसके लिए देखिए ऐसा है कि मैं उसमें डीप में गया हूँ, तो मेरे यहाँ तो खुद ही गांव में मेरे किसान ने कहा कि हम क्या खेती करें, सब सुअर बंदर ही सब खा जाते हैं, तो हम तो कोई करने का लाभ है ना, उन्होंने लाभ नहीं है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से। तो अब देखिए ऐसा है, हमको समाधान पे आगे बढ़ना है। अगर हम हर खेत के पहाड़ में जोते छोटी हैं, बहुत छोटी, और चकबंदी करना और कंसोलिडेशन करना, वो एक अलग प्रक्रिया है, ये अलग प्रक्रिया है। उसके ऊपर भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हैं मेरे पास। मेरी अभी रमेश चंद जी से बात हुई थी, जो हमारे जोशी के सदस्य भी हैं, नीति आयोग के। हाँ मैं जो है, तो बहुत अच्छे उन्होंने मुझे बातें बताई। तो इसलिए तो वो भी कुछ ऐसे सुझाव है, लेकिन मैं उन पर अभी नहीं जा रहा हूँ कि क्या करना है, कि चकबंदी के एरिया में आदि क्या करना है, ऑल दैट। मैं ये कहूँगा कि जब किसानों से मैंने बात की, मुझे लगता है कि हर छोटी छोटी बाड़ के आसपास की जोत के चारों अगर हम फेंसिंग करें तो वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो वन सोल्यूशन इज़ कि हम ऐसे फसलों को ज़्यादा जो है एनकरेज करें जिसको सुअर बंदर नहीं खाते हैं, बंदर नहीं खाते हैं। जैसे कीवी तो हम जानते ही वो सब है, इसके अलावा मसाले हैं। तो अगर हम
जो है इस तरह की फसलों को अगर हमको एनकरेज करें जिसको बंदर नहीं खाते हैं, दैट इज़ वन वे टू डू दैट। एक्चुअली हमने 2 कंपनियों से बात की है और गेट्स फाउंडेशन 2 हम बड़े पायलट एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं कि सैकड़ों फार्मर्स के साथ कि उस जगह की जो सॉइल को एनालाइज करते हुए प्रदेश में हर ब्लॉक पे ऊपर एक बाकायदा सॉइल और एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मैपिंग और वहाँ पर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है। पहाड़ में क्या है कि हमने कभी स्ट्रेटेजिकली फार्मिंग नहीं की, इसका अर्थ है कि वी नेवर फोकस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स। हम बहुत तरह की चीज़ें करते हैं, मैंने शुरू में ही आपसे कहा तो उस वजह से हमें वॉल्यूम नहीं मिलता है। मैं फोकस उस दृष्टि से नहीं कहूँगा कि फोकस नहीं था, मैं ये कहूँगा कि हमने हर तरह की फसल, हमारे यहाँ हर तरह की चीज़ होती है। हमको जो है किसी इलाके में फोकस करना चाहिए ताकि इस इलाके में हम ये ग्रो करेंगे, बिकॉज हमको वॉल्यूम भी मिलेगा, मतलब क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करेंगे, तो उसकी आवश्यकता है। तो उसके लिए हम ये हम बड़े पायलट करने जा रहे हैं। उसमें उन जगहों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ऐसी खेती हो जैसे वहाँ उसकी सॉइल और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार क्या उगना चाहिए और अकॉर्डिंगली किसानों को एनकरेज किया जाए, उनको मार्केट दिखाया जाए, बाईबैक अरेंजमेंट ताकि कंफर्म हो, विद अ कंफर्म बाईबैक अरेंजमेंट। बिकॉज मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर हमको करना है तो हमको मार्केट सामने रखना है, खरीदार चाहिए। इसलिए मैंने आपसे शुरू कहा था कि मेरा सबसे बड़ा फोकस पहले खरीदार पर था। अगर मेरे पास खरीदार है। एक राजशेखर जी, इसमें एक दिक्कत क्या है ना कि क्या आप जो सोच रहे हैं वो दूसरी तरफ सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है उत्तराखंड का, वो पहाड़ का वो किसान है जो खेत पे काम कर रहा है। उससे ज़्यादा नॉलेज किसी भी दुनिया के कितने भी समझदार व्यक्ति को उसको नहीं हो सकती, जो मैं समझता हूँ। वो एक बड़ी अच्छी बात कहता है। वो कहता है सरकार 2-3 साल तक हमारी खेती का रिस्क बेयर करे और उस 3 साल में जो आपने कहा वो सपोर्ट देने की बात, वो सारा सपोर्ट हमें दे। हम उस स्थिति पे आके खड़े हो जाएं और सारे लोग खेती करने लगे। नैनबाग एक जगह है सर, नैनबाग के खेती, वहाँ बंदर सुअर इन सब की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो पूरा एरिया खेती करता है। ये वही प्रॉब्लम आ रही है जहाँ पर लिमिटेड लोग खेती कर रहे हैं और बाकियों ने छोड़ दी है। तो क्या इस तरह की सोच आगे बढ़ सकती है कि कुछ सालों तक लोगों के घाटे को सरकार बेयर करने की सोचे और उसके बाद जिस तरह से आपने कहा कि वो सारी चीज़ें बाईबैक एग्रीमेंट हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो जाएगा, उनकी खेती प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सर मुनाफा किसको अच्छा नहीं लगता? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि कहीं ना कहीं पर अगर हमको ऐसे एक्सपेरिमेंट करने हैं तो हमको कहीं ना कहीं पर बाईबैक अश्योरेंस तो ऐसे देने पड़ेंगे। बात ये किस स्केल तक का और कितना। अगर हम कहें कि हम आपके एक क्रॉप साइकिल कवर करते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करिए। देखिए, आपने बहुत सही बात कही, वो थिंक टैंक किसान का है और किसान से ज़्यादा बड़ा एंटरप्रेन्योर कोई होता नहीं है। अगर उसको लगता है कि ये चीज़ उगाने से मेरा लाभ होगा और मेरे पड़ोसी का लाभ हो गया और सबको ये फ़ायदा हो रहा है, तो वो आपसे बाईबैक का एश्योरेंस नहीं मांगेगा, वो खुद ही करने लगेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स तुरंत शुरू करें। हमें पूरे स्टेट पर पूरी खेती को पूरा गारंटी देने की 3 साल की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं, तो पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू कर ही सकते हैं। लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट सेतु आयोग करने जा रहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। इसको हम करने जा रहे हैं। इसको हमने 2 क्षेत्रों में 2 जगहों पर है। ये बहुत जल्दी इसके बारे में आप सुनेंगे, क्योंकि हमने कुछ टीम्स भेजी थी, कुछ कंपनियों की टीम्स भेजी थी और उन्होंने किसानों से काफ़ी बात की। दे आर मेकिंग अ प्लान फॉर मी राइट नाउ। और इस प्लान के आधार पर कम से कम 2 जगह हम प्रारंभ करने का हमारा योजना है। तो सेतु आयोग जो है उत्तराखंड की खेती को प्रॉफिटेबल बनाएगा, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। हमारा बड़ा स्पेक्ट, और आप कन्विंस है आप कर लेंगे। और बिल्कुल, और मुझे लगता है कि देखिए, बात हमारे करने की नहीं है, बात यह है कि हम इसको कई दृष्टि से देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक तरफ हम सप्लाई चेन लार्ज कॉरपोरेट्स की दृष्टि से देख रहे हैं ताकि सप्लाई चेन बने। दूसरा फार्मर्स एडवाइजरी है। तीसरा जो है एफपीओज और उनको स्ट्रेंथन करना है। और इसके अलावा इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं ताकि जो है, आई वोंट से एक्सपेरिमेंट, बट इस तरह का बाईबैक अरेंजमेंट हो ताकि जो है किसान को लगे कि ये चीज़ हम उगा सकते हैं। तो हमें कई स्तर पे काम करना होगा। भाई इतना मैं कह सकता हूँ कि सेतु आयोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है और कि हम इस चीज़ के ऊपर जो है कुछ न कुछ एक उत्तराखंड की खेती को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन तो हम जरूर। मुझे अच्छा लगा कि बिकॉज बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि जो आप ग्रोथ चाहते हैं, हाँ, अगर आप डबल डिजिट ग्रोथ चाहते हैं, वो ग्रोथ यहाँ से ज़रूर आनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज एक बड़ी आबादी इस पे टिकी है और वो फिर वो कहते हैं ना कि गैप कितना ज़्यादा हो जाता है, हाँ, इनकम में भी अगर आप देखेंगे। नहीं, बिल्कुल, उत्तराखंड की खेती को जब तक अगर हमारी खेती का सुधार नहीं होगा, उत्तराखंड का
डेवलपमेंट संभव नहीं है। चलिए तो मेरा अब हम आते हैं एक आम आदमी की भाषा में, उसको मैन्युफैक्चरिंग ना कह के फैक्ट्रियाँ कैसे लगेंगी ताकि हमारे दर्शक बेहतर समझे। मुझे ये बताइए, बिकॉज अब तो आपने इतना सब देख लिया, उत्तराखंड में कोई भी निवेशक निवेश क्यों करे? देखिए, इसका जो है, मैं बहुत ब्रॉड स्तर पर इसका उदाहरण नहीं, इसका उत्तर देना एक तरीके से वो सही उत्तर नहीं आएगा। मैं इसको कहूँगा कि उत्तराखंड में निवेश की अच्छी अच्छी क्या संभावनाएं हैं, मैं उससे उसका उत्तर दूंगा। और जैसे हमने कहा कि हमको सेतु आयोग को लगभग 1 वर्ष हुआ है, कर इस समय तो आप जानते हैं कि हमने पूरी टीम बनाना, सब करना, जो एक्चुअल एक तरीके से काम पिछले कुछ महीनों में तेज़ी से आगे बढ़ा है। हमारे कई सेक्टर्स हैं, हम तो ये जानते ही हैं कि टूरिज़्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट इज़ डेफिनेटली, जिस तरीके से हमें हमारा जो टूरिज़्म है वो उतना हाई वैल्यू टूरिज़्म नहीं है कंपेरेबली। इट इज़ जनरली लो लेवल टूरिज़्म विच इज़ देयर, इट डज़ नॉट पे दैट मच। तो हाई एंड जो इन्वेस्टमेंट है टूरिज़्म में, उसकी तो बहुत संभावना है। टूरिज्म में तो मुझे लगता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम आए तो देखिए, हमने दो क्षेत्र हमने सोचे हैं जिसके ऊपर सेतु आयोग बड़ा एक फोकस हम दे रहे हैं। एक तो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ईवी में खासकर, क्योंकि हाँ ईवी विशेषकर। देखिए, मैं इसलिए ऑटोमोबाइल की बात करूँगा। वैसे तो हम कह सकते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं, हम फार्मा भी कर सकते हैं, ज़मीन हमारे पास से कोई आके कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल इसलिए क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। आज मारुति को छोड़ के लगभग सारे बड़े प्लेयर्स, मेरी खुद की जब जानकारी बढ़ी तो मैं भी काफ़ी उसमें वो रहा कि मारुति को छोड़ के लगभग सारे बड़े प्लेयर्स उत्तराखंड में हैं। तो वी एक्चुअली आर एन ऑटो हब ऑफ नॉर्थ इंडिया, क्योंकि हमारे पास हीरो है, हमारे पास अशोक लीलैंड है, हमारे पास महिंद्राज हैं, हमारे पास टाटा मोटर्स है, हमारे पास जो है, तो लगभग सारे बड़े प्लेयर्स हैं। मारुति को छोड़ के लगभग सारे बड़े प्लेयर्स। लेकिन राजशेखर जी, ये तब आई थी हाँ, जब उत्तराखंड के पास सेंट्रल का स्पेशल पैकेज था, टैक्स रिबेट्स थी, ये सारी इंडस्ट्रीज दौरान आई हैं। क्योंकि या तो आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो अपने जो अभी मौजूदा उनके पास इंफ्रा उसका एक्सपेंशन करें, तो अभी जो आप नया सोच रहे हैं, नया निवेश छोड़ रहे हैं, वो कैसे आएगा? वो इसलिए क्योंकि देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बेस है, और अब जैसे मैंने कहा है कि अशोक लीलैंड का 36% बाई वैल्यू प्रोडक्ट उत्तराखंड में होता है। हीरो की सबसे सिंगल लार्जेस्ट फैसिलिटी उत्तराखंड के अंदर है। तो अभी पिछले कई साल में मुझे लगता है कि उतने इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स यहाँ नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे। एग्री। और उसका बड़ा कारण यह है कि बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट ईवीज़ में हुए हैं पिछले कई साल में, तो इसलिए ईवी पॉलिसी पर हमारा फोकस है। और जब से हमने ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाया, हमारी और उद्योग विभाग के बीच में बातचीत चल रही है, और मैंने उनसे कहा है कि इसको जल्दी आगे बढ़ाना है, और ताकि हम जल्दी इसको लॉन्च कर सकें। और मैं आपको बताऊं, जब से हमने ईवी पॉलिसी के ऊपर, मैंने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से कहा था कि अपने ईवी पॉलिसी ग्रुप की बैठक उत्तराखंड में करें, और उन्होंने हमारा अनुरोध मानते हुए मसूरी में उस बैठक को किया, और उस बैठक में हमने अपनी प्रस्तावित पॉलिसी के बारे में चर्चा की। आई कैन टेल यू दैट उसके बाद अशोक लीलैंड से लेकर, हीरो से लेकर, महिंद्रा से लेकर, एवरीबडी हैज़ अप्रोच्ड मी दैट दे आर वेरी कीन टू कंट्रीब्यूट टू आवर पॉलिसी, एंड दे आर वेरी कीन टू लुक फॉरवर्ड कि हमारी अच्छी पॉलिसी आएगी तो दे कैन डू मोर इन्वेस्टमेंट्स इन उत्तराखंड, क्योंकि उनका ऑलरेडी बेस है यहाँ पर। तो उनके लिए एक नई जगह पर पूरा खोल देना से अच्छा, बेटर है कि जहाँ उनका ऑलरेडी बेस है, लैंड है, लोग हैं, उस पर करना। तो ये हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं इस पर उद्योग विभाग को मैंने कहा भी है, बल्कि आज ही मेरी बात हुई थी सचिव से, कि हमको जो भी करके इस पॉलिसी को इस क्वार्टर में, यह टारगेट हमारा है कि हम जल्दी कैबिनेट के पास ले जाएं। लेकिन अब एक और डिफरेंशिएट मैं करता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पर्टिकुलरली आपके 3 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित हो जाएगी, आपका हरिद्वार, आपका उधम सिंह नगर, और कुछ पार्ट आपका देहरादून का। रेस्ट जो 10 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टमेंट करने आएगा। देखिए, या आपको लग रहा वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है? नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि लार्ज इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो वो तो देखिए मैदानी क्षेत्रों में ही आएगी। वो हम पहाड़ में, पिथौरागढ़ में तो ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री बनेगा। लार्ज छोड़ दीजिए, एमएसएमई की भी बात कर लें। एमएसएमई का स्कोप, रोजगार तो एमएसएमई से ही आएगा। देखिए, मैं इस चीज़ को कहता हूँ आपके कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर में इसके अंदर ही इतने जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं कि विच कैन एड्रेस द नीड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। आई कैन टेल यू दैट कि ये अपने आप में कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको एमएसएमई तो ज़रूर आ सकता है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर और सर्विसेज
और ये अपने आप में एक बड़ा जॉब जनरेटर हो सकता है। एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा जॉब पोटेंशियल है अगर हम उसको ठीक से करें तो। और हमारे तो बड़े क्लियर हैं कि अगर हम इन चीज़ों को जिन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, अगर 3 से 6 महीने में इनके रिजल्ट सामने दिखने लगेंगे, और इसके बाद ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि शुरू में थोड़ा समय लगता है लाने में, लेकिन जब एक बार आने लगती हैं तो अपनी अपनी कहते हैं ना, दे टेक द लाइफ ऑफ देयर ओन। तो उसमें बड़ा स्कोप है। एक चीज़ जिसके ऊपर जो है, जो मैंने आपसे कहा कि ईवी पॉलिसी पर जो है सेतु और उद्योग विभाग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो हमें फोर्स हम डाल रहे हैं वो है आईटी इंडस्ट्री के पीछे। आईटी इंडस्ट्री की हमारे पास कोई विशेष इस वक्त पॉलिसी नहीं है, विच शुड बी देयर। आपके पास आईटी पार्क तो है, आईटी पार्क तो ज़रूर है हमारे आप पास। कभी घूमे उस पे आईटी पार्क में? मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। आईटी पार्क में मैं जितना देखा हूँ तो उतनी आईटी कंपनीज तो है नहीं यहाँ पर, वो हम सभी जानते हैं। उतनी क्या, कितनी भी नहीं है। तो अब मैं जो है ये ज़रूर, अब देखिए ये तो बड़ी लेकिन पुरानी आप बातें हैं। बिकॉज कंप्यूटर साइंस से आपने ग्रेजुएट किया, ये तो आप मानेंगे कि उत्तराखंड के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उत्तराखंड को आईटी हब के रूप में बनाने की, बिकॉज वो लॉजिस्टिक और वो सारी चीज़ों का, वो ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। हमारे पास वो इन्वायरमेंट है, हमारे पास अब कनेक्टिविटी भी है मैं कहूँगा, और हमारे पास वो सब कुछ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए अब हमने उसको क्या हुआ पास्ट में, मैं बहुत ज़्यादा उसके नहीं, ऊपर कहना मैं आपसे चाहूँगा। पूछ भी नहीं रहा, आपको मालूम ही नहीं है तो, लेकिन मेरा कहना अर्थ है कि जैसे इसलिए मतलब मैंने मैं कहा, ये कहना चाह रहा हूँ कि सिक्का बिल्डर आईटी नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है ना। वो रियलिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, तो इसमें थोड़ा नहीं, मुझे लगता है हमारे जो देखिए लीडर थे उनको इसका अंतर नहीं पता था। देखिए मैं अदर वहाँ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं होते। नहीं, मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस पर कि ईवी, जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री में ईवी इज़ अवर राइट व्हीकल और हमको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए सरकार को। नंबर 2 है आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री के ऊपर हमारी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी इस वक्त है नहीं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री की पॉलिसी जब हमने देखा तो पता तो वो सर्विस सेक्टर पॉलिसी के अंदर आता है, जो कि कैपिटल इंटेंसिव है कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इतनी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। लेकिन आईटी कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती है, आईटी इज़ एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। उसकी पॉलिसी का स्ट्रक्चर हमेशा अलग होता है। तो उसके लिए भी ये ड्राफ्ट पॉलिसी हमने बनाई है कि आईटी, आईटीईएस और बीपीओस, डेटा सेंटर, इस सब के ऊपर इस एक विशेष पॉलिसी उत्तराखंड को बनानी होगी। और मैं एक तो ये हो गया, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने सही कहा हमारे पास इतना बड़ा एजुकेटेड मैन पावर है। देहरादून इज़ एजुकेशन हब। हमारे पास तो ब्रेन पावर ही है जो है, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है हमारे पास, यूपीएस है, ग्राफिकरा है, और कितने बीटेक करे हुए और लड़के इतने निकल लोग रहे हैं। इसके अलावा मैं तो कंप्यूटर साइंस ही हूँ 35 साल से, इसी मेरा तो ब्लड में कंप्यूटर साइंस है, मेरे खून में कंप्यूटर साइंस है। मैं तो इतने लोगों को जानता हूँ जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, जो अगर आज अच्छी आईटी इंडस्ट्री होगी तो दे विल लाइक टू कम बैक हेयर, जो यहाँ पर आना चाहेंगे और कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। इसके अलावा इसके साथ कनेक्टेड है बीपीओ, रूरल बीपीओ सर्विसेज। रूरल बीपीओ जो है, अगर आप एक जैसे कंपनी का आपने नाम सुना होगा, जोहो कॉरपोरेशन, तमिलनाडु में है, और जोहो ने तमिलनाडु का जो है एक क्षेत्र का पूरी रूरल एरिया में है, वो शहर में नहीं है। और जोहो जबकि $1 बिलियन के ऊपर की रेवेन्यू की कंपनी है, बेस्ड सेंट्रली आउट ऑफ रूरल एरियाज ऑफ तमिलनाडु, उसने पूरा काया पलट कर दिया। तो ये सब संभावनाएं हमारे पास हैं। तो आईटी सर्विसेज, आईटी एंड अलाइड सर्विसेज, और मैं कई ऐसी कंपनियों को जानता हूं। हम तो सोच रहे हैं जैसे ही ये हमारी पॉलिसी कैबिनेट से पास हो, ऑलरेडी हमने प्रारंभिक बातें की हैं कि क्यों नहीं, जब आज आईबीएम ने लखनऊ में सेंटर खोला है, टीसीएस पटना में खोल रही है, तो देहरादून में क्यों नहीं कर सकती है? बट वी नीड दैट काइंड ऑफ पॉलिसी। हमको उस पॉलिसी की ज़रूरत है और उस कनेक्ट की ज़रूरत है। कनेक्ट तो हमारे पास है, जो है हम जो है कंपनियों से बातचीत तो हमारी पूरी है। ये पॉलिसी हमारे आते ही तो एक फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि आईटी, आईटीएस और ईवी, ये 2 बड़े हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और ईवी में भी इसलिए क्योंकि वो मौजूदा कंपनी है, उन्हें एक्सपेंशन करना है। इसीलिए हमने सेतु ने यही सोचकर, मैंने जो है यही फोकस हमारी टीम ने हमने किया कि हमको ईवी और आईटी इंडस्ट्री, ये नहीं कि 20 जगह हम निवेश ले आएँ और 20 पॉलिसी में काम करें। आप हर चीज़ में काम कर भी नहीं सकते हैं। हमारा फोकस ईवी और आईटी इंडस्ट्री पॉलिसी को, हमारा यही जो है काम करना है कि हम कैसे इसको जल्दी से कैबिनेट से पास करें, ताकि फिर जो है इस पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। मुझे एक और जो मुझे लगता है वो है स्किलिंग। बिकॉज जब आप इतना लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि साहब हम ईवी कंपनीज लाएंगे या आईटी सेक्टर में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हमें स्किल मैन पावर भी चाहिए। तो आपने सोचा है कि इससे पहले हम स्किलिंग कर दें
क्योंकि मुझे याद है कि एक बार हमने आईसीयू पिथौरागढ़ में खोल दिया और पता लगा कि वहाँ पर क्रिटिकल स्टाफ है ही नहीं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। तो हमें ये सोचना होगा कि उससे पहले हम अपनी तैयारी भी कर लें कि हमारे ही लोगों को हम इतना स्किल कर लें कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी भी ही मिल बिल्कुल जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्किल डिपार्टमेंट के साथ हमारा बहुत अच्छा एक मतलब उन डिपार्टमेंट्स में एक है जिनके साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भी है हमारा। तो स्किल सेक्टर पूरा काम चल रहा है। 2-3 चीज़ें जो हम कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारा नैस्कॉम के साथ MOU साइन होना तय है विद इन मई में, अभी मेरे ख्याल से अगले 8-10 दिन में हो जाएगा। हम पूरे प्रदेश में जो हायर एजुकेशन है उसमें डिजिटल एंड AI कोर्सेज विल बिकम मैंडेटरी। तो नेक्स्ट सेमेस्टर से जो है, अगले सत्र से हर बच्चा जो है AI कोर्स पढ़ेगा। कम से कम उसको जानकारी तो बिल्कुल होनी चाहिए। आज की तारीख में जमाना ही मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ आया, मैं उससे पहले $70 बिलियन आदित्य बिरला ग्रुप की पूरी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी बनाई मैंने। उसके बाद दैट वाज माय लास्ट असाइनमेंट। और जब मैं आया तो हम उतना AI का प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं यहाँ पर। दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। तो इसलिए ये हमने हमारा बड़ा क्लियर लक्ष्य है। ये एग्री भी हो गया, वो कोर्स भी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं कौन से कोर्स होंगे, और उसको यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ है वो भी अप्रूव कर चुका है उत्तराखंड में। तो अगले सत्र से प्रारंभ होगा। तो एक तो ये है कि बच्चों को हमारे AI की जानकारी मिले, दैट इज़ नंबर 1 पॉइंट। और अगर उसके बाद प्लान ये है कि हम फर्दर उनको कोर्सेज दें और नैस्कॉम और उसके जो सदस्य कंपनियां हैं उनको जॉब्स अवेलेबल रहेंगे। इसके अतिरिक्त जो है, हम इंडस्ट्री के साथ मिलकर कई स्किलिंग सेंटर खोलने की यहाँ बातचीत चल रही है। ऑलरेडी जैसे मैंने आपसे कहा कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में हम एक हॉस्पिटलिटी बेस्ड स्किल सेंटर जो है वो लगभग फाइनल हो गया, वो भी अगले सत्र से प्रारंभ हो जाएगा। और टाटा इंडियन होटल्स और टाटा स्ट्राइव के साथ मिलकर हम इसको खोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक पूरा मॉडल बनाया है। और जैसे आज ही मुझे कल ही सेक्रेटरी स्किल्स ने भी भेजा रविशंकर जी ने, कि बजाज भी तैयार हो गया है, कई कंपनियां तैयार हो गई हैं कि हमारे जो ITI के बच्चे हैं उन बच्चों का जो 2 साल का कोर्स होता है, तो अगले जो एक हमारे ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग बोलते हैं उसको, कि 1 साल ITI में पढ़ेंगे, अगले 1 साल वो इंडस्ट्री में जाके वहीं पढ़ेंगे, वहीं रहेंगे। बहुत अच्छी चीज़। तो ऐसी कई इंडस्ट्रीज़ तैयार हो गई हैं करने को। और इसके अलावा महिंद्रा ने जो है एक ट्रैक्टर के ऊपर और EV के ऊपर उन्होंने कहा कि हम आपका पूरा कोर्स डिज़ाइन करेंगे और कुछ ITIs को हम उसमें कोर्स इम्प्लीमेंट भी कराएंगे। और कई कंपनियां जो है, जैसे अल्ट्राटेक है, हिंडाल्को है, जो है, दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू सेटअप। तो आप ये देखेंगे कि क्योंकि हमको ये लगता है कि जो हम स्किलिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्री के साथ क्लोजली काम करके ही करना होगा। तो या तो इंडस्ट्री उस स्किल सेंटर को चलाए, तो कई मॉडल हैं उसमें। एक जगह से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जैसे सरकार का मॉडल हुआ है कि कई ITIs को अपग्रेड करने का, तो वो उस अपग्रेडेशन के लिए उसमें सरकार और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अलावा कोर्स भी चलाएंगे, टीचर भी देंगे। कई जगह पर बच्चे जो हैं वो हमारे यहाँ से 1 साल पढ़ेंगे और दूसरा कोर्स सेकेंड ईयर वो इंडस्ट्री में जाके पढ़ेंगे। एक ये है कि वो थोड़ा पूरा ITI नहीं अपग्रेड करेंगे, लेकिन कुछ विशेष ट्रेड के ऊपर, जैसे EV ट्रेड के ऊपर EV इंडस्ट्री तैयार है पूरी हेल्प करने को कम्प्लीटली जो है। और ये पॉलिसी का एक तरीके से हमने सुझाव दिया कि हमारा डायरेक्शनल प्रिंसिपल्स भी है कि हम कम से कम 5,000 जो है बच्चों को इन नियर टर्म हम स्किल करें EV के ऊपर, क्योंकि EV बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। आने वाला समय EV का है, बहुत बड़ा है। मतलब EV के साथ बैटरी जुड़ी है, चार्जिंग जुड़ी हुई है, तो कई चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं कम्प्लीटली। तो स्किल भी एक अच्छा फोकस है। तो आपने यहाँ के जो फाइनेंसेस पे भी नज़र डाली, स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं, आपकी नज़र है उनमें कि किस तरह के रेवेन्यू चैलेंजेस हमारे सामने हैं, किस तरह की कमिटेड लाइबिलिटीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज धीरे धीरे हमारे सामने बढ़ रही है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे राज्य सरकार के पास पैसा होगा तभी वो सोशल सेक्टर पे खर्च कर सकती है। बिकॉज अभी कमिटेड लाइबिलिटीज़ का बोझ इतना ज़्यादा है कि हमारे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा बचता नहीं है। और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि साहब हम अपनी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो 5 साल में आप कह रहे हैं कि आप अपनी GDP को दुगना कर देंगे, चलो भारत सरकार ने तो कहा ही था, तो उसी को देखते हुए हमारे भी मन आया कि जी हम भी कह देंगे, या आपके कुछ लॉजिक्स हैं कि साहब इन सेक्टर से हम लोगों की ग्रोथ आएगी और इन सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए हम ये मान रहे हैं कि साहब 2027 तक हमारी जो GDP है वो 5 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। देखिए, ये जो लक्ष्य है ये 2022 के आसपास रखा गया। हाँ। और उस समय अवश्य इसके बड़े कारण रहे होंगे कि सरकार ने इस लक्ष्य को रखा सामने। अभी तो समय बाकी है। नहीं, ये तो ऐसी ही ना, 2016 में मुझे याद है
डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स 2022 तक, अभी भी नहीं हुआ है ना। इलेक्ट्रिसिटी सब तक पहुंच जाएगी, सैनिटेशन, चलो वो ठीक है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज आप इस फील्ड में हैं, आपको क्या लग रहा है, बिकॉज ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, चैलेंजिंग लक्ष्य है, या आपको लग रहा है कि हमें टाइम लगेगा, जिस तरह की पर्टिकुलर अभी हमारी ग्रोथ है ईयर टू ईयर, उसमें हमें समय लगेगा अभी? देखिए, लक्ष्य तो वही होता है जो चैलेंजिंग हो। बिल्कुल। अगर लक्ष्य जो है बिल्कुल सामने ऐसा बिल्कुल अचीवेबल हो, कई बार हमको एक जिसे कहते हैं कि ऐसे लक्ष्य बनाने दिक्कत क्या है पड़ते ना, हैं कि उस दिशा में आगे बढ़ने यहाँ के। क्या है ना राजशेखर जी, यहाँ ब्यूरोक्रेट सपने बहुत बड़े बड़े दिखा देते हैं कि साहब हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। साहब को खुश करना है बस, और साहब को खुश करने के लिए कुछ भी सिनेरियो पेश कर सकते हैं, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर है कि आप ग्राउंड में उसको कैसे उतारेंगे। मैं जैसा व्यक्ति, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा आपने ईवी के बारे में मुझे बताया, आपने कहा आप आईटी पॉलिसी ला रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उत्तराखंड आने वाले समय में एक ईवी हब बनेगा, यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीपीओज, इन सब के सेक्टर खुलेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेंगे। बट होता क्या कि हम इतने सपने देख चुके हैं कि अब सही में सपने देखने छोड़ दिए। तो मेरा सिर्फ ये कहना ऐसा है कि ये लार्जेस्ट सिनेरियो जो दिखाया कि इसमें कुछ दम है, या आपको लग रहा है कि सब समय के साथ चलता नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उत्तराखंड के, अब आपने कहा ब्यूरोक्रेट्स और साहब इत्यादि, इस पे तो मेरा कुछ नहीं, मैं आपसे कमेंट नहीं था, मैं आपको रियलिटी सर, मैं भी 4 साल लेकिन मैं अपना फोकस कह सकता हूँ कि सेतु का फोकस क्या है और हमारा फोकस क्या है। तो हमारा तो बड़ा स्पष्ट फोकस सर, है। आप ये मैं आपको बता दूं, आपके लिए चैलेंज क्या है, आप कितना भी अच्छा सोच लीजिए, आपके कितने अच्छे भी रिलेशन हैं, आप कितने कॉर्पोरेट सेक्टर में लोगों को भी जानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट तो बाबू को ही करना है ना। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ हमेशा कि जो हम कई बार लोग कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो, जैसे आपने कहा, इस तरह के हो सकते हैं कि जो चीज़ों को आगे बढ़ाएं या फिर जो है चीज़ों को घुमाएं या नहीं करें, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं। मैं हमेशा, क्योंकि मैं अपना कार्यक्षेत्र को देख के अगर मैं कहूँ इस चीज़ को लेकर, तो मैं, हमारे कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके साथ हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, और जो चीज़ें बड़ी अच्छी आगे बढ़ रही हैं, दे आर वेरी कीन। वो तो मुझे अपडेट करते हैं कि सर देखिए ये हमने बात की और ये बड़ी अच्छी चीज़ भी, और रिव्यू मीटिंग भी पूरा रहता है। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा ये लेके चलता हूँ कि हमारे कुछ लक्ष्य हैं, ठीक है, और हमारे लक्ष्य, जैसे मैंने आपसे कहा कि कृषि के क्षेत्र में, मैं अगर एक एक करके आपको अपने बताऊँ, कृषि के क्षेत्र में हम अच्छे कॉर्पोरेट्स को लाके कुछ अच्छी सप्लाई चेन और फार्मर एडवाइजरी और एफपीओस को स्ट्रेंथन करने का काम करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कृषि में। मैंने कहा इंडस्ट्री में हमने कहा कि ईवी पॉलिसी का और आईटी इंडस्ट्री की पॉलिसी को निकालना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको बाहर निकालें, और इसके ऊपर हम किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स पर किस तरीके से फोकस कर पाएँ। स्किल सेक्टर में हमारा फोकस ये है कि इंडस्ट्री के साथ हम स्किल सेंटर खोलें। जैसे मैंने कहा कि आपका अगले सत्र से कुमाऊं यूनिवर्सिटी का स्किल सेंटर शुरू हो जाएगा, नेस्कॉम का एमओयू मई के अंदर ही साइन हो जाएगा, और अगले सत्र से हम एआई कोर्सेज शुरू कर देंगे। और इसके अतिरिक्त जो है स्टार्टअप पे भी है, स्टार्टअप पे हमारा बड़ा अच्छा काम चल रहा है, स्टार्टअप हब भाई बना रहे हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनाना हमारा ऑब्जेक्टिव है इस समय, यू हब के नाम से ये रहेगा। उसका ऑलरेडी काम भी चल रहा है, मुझे बताया गया, जो फिजिकल काम है बिल्डिंग बनाने का, लेकिन मेरा फोकस उस पर यह है कि यू हब का स्ट्रक्चर क्या होगा, यू हब हमारे स्टार्टअप्स के लिए क्या क्या करेगा। क्योंकि हमने स्टार्टअप पॉलिसी तो 2023 में बनाई, लेकिन अभी उसका उतना पूरा क्रियान्वयन हो नहीं पाया जितना उसका होना चाहिए था। तो हमारा सुझाव यही है सरकार को कि जो चीज़ पर नहीं हुआ है उस चीज़ को हम क्रियान्वित जल्दी करें। तो स्टार्टअप अगर हम करें या तो इस तरह के क्षेत्रों में जो है, या अभी सामाजिक क्षेत्र में अगर हम कहें तो हमारा टाटास के साथ एमओयू होने वाला है, टाटा ट्रस्ट के साथ एमओयू साइन होने वाला है। दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन वुमेन न्यूट्रिशन, दे आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन दिस ड्रिंकिंग वाटर, इसके अलावा टेली मेडिसन, तो इस सब के ऊपर है। हेल्थ सेक्टर में हमारा बड़ा फोकस है। हेल्थ सेक्टर में मुझे लगता है कि जो है हिल्स में देयर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज, बिकॉज डॉक्टर्स उतने मिलते नहीं हैं, काम नहीं करना चाहते हैं हिल्स में, और उनका भी कहना जायज़ है भाई आज आप जाएंगे, आज डॉक्टर को एक सामाजिक इकोसिस्टम चाहिए, उसके बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, उसको क्लब चाहिए। वाई शुड नॉट हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ विच हिज फ्रेंड्स आर हैविंग इन दिल्ली और एनीवेयर एल्स। तो दिस इज़ अ चैलेंज, हाउ डू यू एड्रेस दैट। तो हमारा तो क्लियर उसमें मत यह है कि एक तो हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है हेल्थ सेक्टर का, वो हमको अपना थोड़ा सा
स्ट्रांग बनाना होगा। हमारा वो फेल है हुआ, नहीं। अभी भी हम देख रहे हैं जो अभी हमारा एक्सपीरियंस है वो फेल हुआ है। हाँ, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी मॉडल हमारा खराब हुआ है। पीपीपी मॉडल, मुझे लगता है कि उसमें समस्या हमारे पीपीपी मॉडल्स में अभी तक क्या रही है, क्योंकि हम कोई पॉलिसी बनाएं, मॉडल बनाएं और उसको भाई हमने उसमें खर्च कर दिया और प्राइवेट की पार्टी आ गई और वो चला रही है, तो वो इट हैज़ टू बी वेल थॉट आउट, बहुत सोचा समझा मॉडल होना ज़रूरी है। इसका अर्थ ये है कि आपने कितना उसमें पैसा डाला, आप प्राइवेट पार्टी से कितना उम्मीद कर रहे हो, प्राइवेट पार्टी का रिटर्न कितना है, आप किस गुणवत्ता के आधार पर उसको देख रहे हो कि वो इजी डूइंग हिज जॉब और नॉट। पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस जिसे कहते हैं कि आप मानक आपके तय होने चाहिए कि इन मानकों पर हम उसको तोलेंगे। और अगर कल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कोई नई मशीन डालनी है या इक्विपमेंट करना है, तो किसका रोल होगा। तो ये सब चीज़ें सोच के प्राइवेट पार्टनर मॉडल करना चाहिए। अगर हम इस चीज़ को मॉडल को नहीं सोचेंगे तो मॉडल फेल होगा। एक सामान्य आदमी ये सोचेगा, मान लीजिए आप श्रीनगर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में चलाना चाहते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर डॉक्टर्स ला सकता है, सरकार डॉक्टर्स ला नहीं सकती। प्राइवेट सेक्टर पैसा ला सकता है, सरकार नहीं ला सकती। सरकार तो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है साहब। हमारा अगर मैं हेल्थ का बजट देखूं, एजुकेशन का बजट देखूं, या हर बच्चे पे जो हम एवरेज खर्च कर रहे हैं वो कई राज्यों से सबसे ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ वो आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ आउटलेज हैं, अच्छे आउटलेज हैं, बट वो आउटकम निकल के नहीं आ रहा है। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि साहब सरकार सर्वोपरि है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि साहब प्राइवेट सेक्टर को लेकर आइए। तो प्राइवेट सेक्टर तो हमेशा मुनाफे के लिए आता है सर, जहाँ सरकार, और ये एक सोशल कॉज के लिए। अब हेल्थ सेक्टर तो ऑब्वियसली एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। देखिए, 2-3 चीज़ों में इसमें कहूँगा आपसे। एक तो यह है कि हेल्थ सेक्टर में जितने प्लेयर्स हैं, हेल्थ सेक्टर में भी अलग अलग तरह के प्लेयर्स हैं। ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो बड़ी प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं, ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो राइट काइंड ऑफ प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी बात नहीं है और गलत बात नहीं है। अंधाधुंध प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट की चाह में जो है गुणवत्ता को ताक रख देना, वो गलत बात है। तो वहीं पर आपका क्या पार्टनर होना चाहिए वो ज़रूरी है कि यू आर सेलेक्टिंग द राइट पार्टनर, दैट इज़ नंबर 1। सेकंड, आपने कहा सरकार सर्वोपरि है। मैं आपको इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट बताऊंगा कि जो आधुनिक चैलेंजेस हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री कई कह चुके हैं। मॉडर्न डेवलपमेंटल चैलेंजेस, आधुनिक विकास की जो चुनौतियां हैं, वो सरकार अकेले खुद नहीं कर सकती आज की तारीख में। इट नीड्स कोलैबोरेशंस फ्रॉम कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि एक्सपर्टीज़ एक कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही एक सोल्यूशन है। इसीलिए जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, वो मॉडल को सही करना जरूरी है। अगर वो मॉडल ठीक नहीं होगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही। तो इसलिए आज सरकार, ये सत्य बात है कि सारे विकास के, चाहे वो आर्थिक विकास हो चाहे सामाजिक विकास हो, उसकी चुनौतियां संभालना अकेले किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। ये यहाँ नहीं है, कहीं भी है बात। भारत सरकार में भी नहीं है। हम भी तो प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल देखते हैं। जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर करने के बाद हमने कहा भाई पूरी रोड जितने सरकार देश में बनानी है, सरकार के उतने पैसे नहीं सारी रोडें बना सके, तो वी इनवाइटेड बिड्स, तो बिल्ड ऑन ट्रांसफर, अलग अलग मॉडल्स पे काम किया। इसलिए आपने, हाँ, मॉडल्स, इसीलिए सारी बात आ जाती है कि हमारा मॉडल ठीक होना चाहिए। तो अभी इस समय हम काम कर रहे हैं और हम ये सौंपेंगे कि सही तरह का मॉडल पीपीपी का क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि पीपीपी मॉडल में कई बार, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ क्या हुआ, जैसे मैंने कहा कि मैं पास्ट में बहुत जाना नहीं चाहता यहाँ पर, और जो है कि जानकारी है, कई चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि उचित मंच नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है ना, डोंट सी द पास्ट बट लर्न फ्रॉम द पास्ट। हाँ, वो लर्निंग हमारी पूरी है, बस यही है कि ये मंच ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा चीज़ें बोलूँ उस पर। लेकिन क्योंकि मैं फोकस करना चाहता हूँ आगे बढ़ने पर, और आगे बढ़ने की हम बात करेंगे तो अगर हम मॉडल ऐसा बनाएंगे कि हमने मॉडल बना लिया फिर हम प्राइवेट पार्टी ढूंढें जो उसमें फिट हो जाए, तो वो मॉडल नहीं चलता है। मॉडल हैज़ टू बी हेल्दी। तो हम हेल्थ में हम 2 काम कर रहे हैं तो एक तो सही तरह का मॉडल क्या होना चाहिए, और दूसरा पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर उत्तराखंड का स्ट्रॉन्ग कैसे हो, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर इन उत्तराखंड। हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं वही एडमिनिस्ट्रेटर्स भी हैं, तो वो चीज़ चलती नहीं है, क्योंकि आपके डॉक्टर ही अगर एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो एजुकेशन में भी है, ऑलवेज वही एजुकेशन में भी है जो है। जबकि कई राज्यों में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बने हुए हैं, कई देशों में जो पब्लिक हेल्थ का काम करते हैं पूरे कैडर बने होते हैं। उत्तराखंड के साथ एक जो दोनों सेक्टर में जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमारा हेल्थ सेक्टर पेशेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ये डॉक्टर सेंट्रिक है। हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है वो चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए, वो टीचर सेंट्रिक है। तो हमारी जो सोच है, जो हमारा सेंटर है, वही हमने गलत चुना हुआ है। यहाँ स्टूडेंट की क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा नहीं होती है,
टीचर्स के ट्रांसफ़र की रोज़ चर्चा होती है, टीचर्स के कैडर की बहुत चर्चा होती है, टीचर ऑनलाइन अपनी अटेंडेंस लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये अखबारों से भरा रहता है, कभी बच्चों पे चर्चा नहीं होती। इसी तरह पेशेंट पे चर्चा नहीं होती है, हमेशा डॉक्टर्स नहीं आए हैं, डॉक्टर्स की कमी हो गई, ये एक्सपर्ट नहीं है, ये एक्सपर्ट, इसी पे पूरा प्रदेश चर्चा करता है। एनीवे ये हरि अनंत हरि कथा अनंत हाँ, ऐसा तो है। ये मैं सब- चाहता हूँ सेतु आयोग इसका जवाब ढूंढे। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये सब क्षेत्रों में हमारा बड़ा फोकस है। इसके अतिरिक्त जो है अर्बन डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट विषय है उत्तराखंड, खासकर उत्तराखंड के लिए अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इज अ हमारा वेरी बहुत ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं कहूँगा हमारा फोकस ही नहीं रहा अर्बनाइजेशन के ऊपर। तो इसके ऊपर देखिए सेतु विभाग एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि हमें अपना अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, क्योंकि और इस पर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और सेतु दोनों ने काम किया है और हम उनको बहुत जल्दी अपनी और हमारा मास्टर प्लान भी आने वाला है। हम पूरी रिकमेंडेशन देने वाले हैं कि क्या स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी हैं उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में जो है हमारी जो अगर हम अभी से अगर अपने अर्बन बॉडीज़ को स्ट्रांग नहीं करेंगे, हमारी अर्बन बॉडीज़ उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए, दे आर नॉट एज स्ट्रांग, क्योंकि हमने पूरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। जो संविधान का 74वां अधिनियम है उसके अंतर्गत 18 सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र होने हैं, वी हैव ओनली ट्रांसफर्ड 8 सब्जेक्ट्स, 4 जो है विच हैव नॉट बीन फुली ट्रांसफर्ड। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारी बहुत छोटी हैं कंपेयर टू अकेले उत्तराखंड में जैसे 11 के आसपास हमारे नगर निगम है, 11-12 के आसपास। पूरे तमिलनाडु में जो हमसे कितना गुना बड़ा राज्य है उसमें 17 नगर निगम है। तो हमने कई बड़े छोटे छोटे नगर निगम बना दिए हैं। तो ये सब चीज़ों को देखने उनकी की बहुत इनकम आवश्यकता जनरेशन, है। रेवेन्यू जनरेशन है ही नहीं और उनका कुछ। जब तक देखिए सर उनको सेल्फ रिलाइंग तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप उनको बहुत दिनों तक सपोर्ट नहीं कर सकते। अर्बन बॉडीज़ को जब तक हम सेल्फ रिलायंट नहीं बनाएंगे तब तक जो है अर्बन मैनेजमेंट, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। दैट मीन्स कि उनके पास रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेज होने चाहिए, उनके पास कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जब उनके पास, और जो आज की तारीख में वो जैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो उसमें भी जैसे हाउस टैक्स है कई जगह पर, तो अगर हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना जो हमने वही मैं कह रहा हूं, हल्द्वानी में आपका किया AI यहाँ भी पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। हाँ, तो AI बिल्कुल आज की तारीख में मेरे ख्याल से हल्द्वानी में उन्होंने पूरा चेक भी किया। तो हल्द्वानी में जब चेक करने के तो पता चला कि घर जब एरियल सर्वे किया गया ड्रोन से तो देवर मल्टीपल होम्स, मतलब जो जिन घरों की जितना हम टैक्स ले रहे थे और जितने घर हैं वो संख्या तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा संख्या है। तो इसीलिए मैंने कहा टेक्नोलॉजी के बिना मॉडर्न प्रोग्रेस संभव ही नहीं है। तो हाउस टैक्स, चाहे वो उनके जो करंट रेवेन्यू सोर्सेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना, और इसके अतिरिक्त उनके हाथ में जो है नए सोर्सेज देना कि जैसे जो, तो अभी थोड़ा सा जो है अर्बन लोकल बॉडीज हमारी स्ट्रांग नहीं है उत्तराखंड में, अनलेस दे आर स्ट्रांग। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर आपको हमारी- अर्बन गवर्नेंस चाहिए, गवर्नेंस तो एक्चुअली में इनको ही करना है देखा जाए तो अभी हमारी जो सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है देहरादून कॉरपोरेशन, उसकी वो क्रेडिट रेटिंग, मिनिमम क्रेडिट रेटिंग से भी एक नॉच नीचे है, तो वो पैसा रेज कर ही नहीं सकती। तो वो तो अपने आप में एक, वी नीड प्रोफेशनल पीपल आल्सो ना। नेतागिरी से गवर्नेंस नहीं आती साहब। नेतागिरी एक अलग चैप्टर है, वो बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं कहूँगा, मैं उसकी इंपॉर्टेंस मिनिमाइज नहीं कर रहा, बट वी नीड प्रोफेशनल पीपल जो प्रोफेशनल तरीके से पूरे सिस्टम को रन करें। जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, नहीं कि एब्सोल्युटली, ये अगर नहीं रन करेंगे, अब जैसे हमारे यहाँ मैं आपको बताऊँ सैकड़ों ऐसी बिल्डिंगें बनी है जिसमें हमने हज़ारों करोड़ इन्वेस्ट किया है, वो एबेंडेंट पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो नेतागिरी के उसमें नाम पे वो बना दी गई, वो ऐसी पड़ी हैं, वहाँ पर आप जानवर बैठे हुए हैं या तमाम नुकसान वहाँ पर हो रहे हैं। ऐसी कई पहाड़ों में आपको बिल्डिंग मिलेगी। एनीवे सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी खुशी हुई कि हमारे उत्तराखंड से आपने इतना नाम कमाया और उस एक्सपर्टीज़ को, उस अनुभव को, वो जो आपने रिश्ते कमाए हैं, उसका इस्तेमाल आप उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं। एक बहुत ही लाइटर नोट में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि गवर्नेंस में सबसे बड़ी सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? बने रहो पगला, काम करेगा अगला, यानी समस्याएं अपना समाधान खुद ढूंढ लेंगी। ये ज़्यादातर इस सेक्टर में देखा गया। काम करो ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो ना करो, फिक्र का जिक्र ज़रूर करो, क्योंकि बॉस को खुश करना है, साहब मैं बड़ा फिक्रमंद हूँ, मुझे ये चैलेंजेस है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इस स्टेट में है, जो काम करे उसकी उंगली करो और जो काम ना करे उसकी चुगली करो। ये बहुत ही लाइटर नोट में मजाक तो लग रहा है, बट ये एक रूट कॉज है। इसका सॉल्यूशन आज तक कोई ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा है
कि लार्जेस्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने स्टेट को कैसे आगे ले जाएं, बिकॉज वो स्टेट जब डेवलप्ड स्टेट बनेगा या सशक्त उत्तराखंड बनेगा, आप गर्व के साथ कह सकते हैं साहब मेरी भी भागीदारी थी इसमें, लेकिन वो नहीं है अभी। तो कुल मिला के सर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा रेल नेटवर्क कर्णप्रयाग तक जा रहा है, हमारे हेलीपैड बन रहे हैं, हेलीपोर्ट बन रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, हाईवेज बहुत अच्छे बन रहे हैं। बट जो गवर्नेंस की बात आती है, जो पॉलिटिकल गवर्नेंस की बात आती है, तो एक आखिरी में आपकी टिप्पणी, आपको लगता है कि बहुत काम करने की ज़रूरत है हमें? नहीं, काम देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ आप यहाँ के राजनीतिक सिस्टम में पूरी तरह घुल मिल गए, क्योंकि कॉर्पोरेट का आदमी तो बहुत क्लियर कट बात करता है, आपको सोचना पड़ रहा है कि साहब मैं क्या बोलूँ इसमें। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ये बात ज़रूर है कि नहीं, क्या है कि मैं सकारात्मक टिप्पणी करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैं, देखिए, हमने अपना करियर, जब मैंने छोड़ा था तो मेरे पास कई सुझाव आए कि आप रिटायरमेंट की बात करिए, प्रदेश की सेवा, अपनी मातृभूमि की सेवा भी करने की क्या ज़रूरत है जो है। लेकिन मैंने ये सोचा कि जो सबसे महत्वपूर्ण समय है जीवन में वो है अभी, नाउ, जो है आज है वही है। तो एक हमने लाइफ में एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और प्रयास है कि हम इस काम को सफल करें। तो मेरे लिए तो इस चीज़ का सफल होना, आई एम वेरी मिशन ओरिएंटेड कि हमको रिजल्ट ज़रूर लाने हैं, नॉट फॉर एनी वन एल्स बट फॉर माई सेल्फ, क्योंकि हम अपने जीवन का बहुमूल्य समय इसमें दे रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए, तो उसका परिणाम आना तो बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक बहुत काम करने की ज़रूरत है, ये बात सही है कि देखिए, काम करने की ज़रूरत मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहूँगा, ये सभी जगह बहुत ज़रूरत है। आज हम जब देश की बात करते हैं, राष्ट्र के स्तर पर भी बात करते हैं, तो ये राष्ट्र बहुत बड़ा है, इसमें जो है बड़े प्रगतिशील प्रदेश भी हैं और तरह तरह के भी हैं जहाँ राजनीतिक समस्याएं हैं। तो नो वर्क इज़ ईजी, नो टास्क इज़ ईजी। तो उत्तराखंड में भी अवश्य ऐसा ही है, कई क्षेत्रों में बहुत काम करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अर्बनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके अलावा जो है जॉब्स देना, ताकि ये सब इंडस्ट्री की हम बात करें या एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें नौकरियां प्रोड्यूस करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि कई क्षेत्रों में यहाँ बहुत काम करना तो हमें है ही। चलिए, मुझे बड़ी आशा है कि आप जैसे लोग हैं तो ये अच्छा होगा। और सेतु आयोग ने जिस तरह से कोलैबोरेशन रखे हैं वो सक्सेस हो, हमारे लोगों को रोज़गार भी मिले, हमारा उत्तराखंड सशक्त भी बने, और भविष्य में भी हमारी चर्चा होती रहेगी। और बड़ी खुशी की बात है सर, बहुत धन्यवाद, आप देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में आए, बहुत आभार आपका। नहीं, बहुत बहुत मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके जो है, क्योंकि आपके जो जितने भी प्रश्न थे उस सब के अंदर ऑफ कोर्स एक कहीं ना कहीं पर एक बहुत सकारात्मक सोच थी कि कैसे प्रदेश का हित बढ़े। हम लोग पिछले 8 साल से सर इस पे काम करें, जो आपने कहा ना, हमने हर उस व्यक्ति को इस पॉडकास्ट या इस मंच पे लेके आए हैं जो उत्तराखंड के लिए, वो कहते हैं ना, अपनी गिलहरी जैसी भूमिका अदा कर रहा है। हाँ। उस सबको हमने लाने की कोशिश की ताकि हम एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएं, एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण तैयार करें कि नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं स्टेट में, क्योंकि हमें प्रकृति, परमात्मा ने बहुत ब्लेस्ड किया एब्सोल्युटली है ना। और मैं आपको इतना किसी को भी नहीं किया। और मैं बात आपको, इसने आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, मैं आपको एक बात बताऊंगा। मैं उत्तराखंड देश का, मतलब हमारी जितनी जनता यहाँ पर 1,40,00,000, अकेले नॉर्थ बॉम्बे में इससे ज़्यादा होगी, जो है वेस्टर्न नॉर्थ बॉम्बे मिलाकर, जहाँ भी वहाँ मेरा घर भी है वहाँ पर। तो पॉपुलेशन वाइज हम बहुत छोटे हैं, 1% भी नहीं होंगे कई प्रोडक्ट्स में हम जितने में बात करते हैं। लेकिन उत्तराखंड को लेके बहुत गुडविल है, सदाशयता बहुत है, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे नीति आयोग हो। अभी हम नीति आयोग की बहुत बड़ी बैठक भी यहाँ करने जा रहे हैं, कई राज्यों की जो है, और केंद्र के कई मंत्रालय हों, सचिव हों, इवन कॉर्पोरेट इंडिया, चाहे मिस्टर कुमार मंगलम बिरला हो, चाहे टाटा ग्रुप हो, चाहे आनंद महिंद्रा जी हो, तो ये सबके अंदर बड़ी गुडविल है। दे ऑल वांट टू डू समथिंग फॉर उत्तराखंड, और ये गुडविल उत्तराखंड के ऊपर, मुझे लगता है बाकी जगह तो उनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन पुण्य यही काम करके मिलेगा। नहीं, पुण्य के अलावा देखिए, हाँ ये बात आपने सही कही कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुण्य एंड पैसा। सी एट द सेम टाइम दे ऑल वांट टू डू समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल। इन सब लोगों का उद्देश्य जो है, सबका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता, एग्री। उद्देश्य ये भी होता है कि हम एक अच्छा काम करें और वो हेल्दी काम हो। जैसे मैंने कहा, हेल्थ सेक्टर में भी हमारी 2 हॉस्पिटल चेन से मैंने बात की है, उनका उद्देश्य बहुत बड़ा पैसा कमाना नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य ये है कि जो भी काम करें हेल्दी हो। तो कोई काम हेल्दी हो, कोई काम अच्छे से हो, और एट द सेम टाइम इफ दे कैन डू फॉर उत्तराखंड, दैट्स अ गुडविल उत्तराखंड एंजॉयज। सो इट इज़
और मैं तो ये कहता हूँ कि तो हम पर पूरा निर्भर करता है, हम मेरे पर आप पर निर्भर करता है बिल्कुल सही कि हाउ कैन वी ये हमारी जिम्मेदारी है Absolutely, और ये एक सामूहिक जिम्मेदारी जी, है। जी, निश्चित। इसमें केवल सरकार को, ब्यूरोक्रेसी को हाँ। वो एक पार्ट हो सकते हैं, बट लार्जर पर्सपेक्टिव में देखे हर उत्तराखंडी की जिम्मेदारी है वो अपने अपने हिस्से का कंट्रीब्यूट जरूर बिल्कुल, करें अपने राज्य का आगे बिल्कुल। बहुत सुंदर लगा, हम लोग बात करते रहेंगे और आपको कोई भी नई उपलब्धियां होंगी तो हम लोग चर्चा जरूर। करेंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका और बहुत धन्यवाद आप दर्शकों का। आपने राजशेखर जोशी जी को सुना जिन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत नाम कमाया और अच्छी बात यह है उन सब अनुभवों को अब वो यहाँ साझा कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारा उत्तराखंड सशक्त भी बने, हमारा उत्तराखंड समृद्ध भी बने, हमारा उत्तराखंड खुशहाल भी बने और यहाँ खुशहाली सिर्फ पहाड़ों में भी खुशहाली आए। जो हमने कहा ना हमारे खेत खलियान, हमारे गांव, वो सब कुछ बहके, क्योंकि ये देवभूमि है और इसका देवत्व बचाना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।